आज आप लोगों को 1909 का भारत शासन अधिनियम बताने वाले हैं। 1909 का भारत शासन अधिनियम 1909 का भारत शासन अधिनियम को और किस नामों से जानते हैं तो इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। मार्ले मिंटो अधिनियम यानी कि 1909 का भारत शासन अधिनियम को और किस नामों से हम जानते हैं तो मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जानते हैं। यानी कि मार्ले मिंटो अधिनियम भी 1909 के भारत शासन अधिनियम को कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में आप समझ जाइए। 1909 का भारत शासन अधिनियम जब आया, इस समय भारत के सचिव के पद पर कौन थे तो लॉर्ड मार्ले थे। लॉर्ड मार्ले। और इस समय भारत के वायसराय के पद पर कौन थे? इस समय भारत के वायसराय के पद पर कौन थे तो लॉर्ड मिंटो थे। यह दोनों ने मिलकर एक अधिनियम लाया 1909 ईस्वी में। मार्ले और मिंटो ये दोनों के सहयोग से यह अधिनियम आया, इसलिए 1909 के जो अधिनियम है उस अधिनियम को हम क्या कहते हैं तो मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं। क्योंकि मार्ले और मिंटो दोनों के सहयोग से आया, इसलिए इसे क्या कहते हैं मार्ले मिंटो अधिनियम कहते हैं। तो समझ में आ गया। पूछेगा कि 1909 का भारत शासन अधिनियम आया, उस समय भारत का सचिव के पद पर कौन थे तो लॉर्ड मार्ले, और भारत के वायसराय के पद पर कौन थे तो लॉर्ड मिंटो। और इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद पर कौन थे तो एच एक्विथ। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1909 का जब भारत शासन अधिनियम है, इसका प्रमुख विशेषता क्या क्या है, इस विशेषता के बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले एक चीज़ आप लोग को बता दें, एक शब्द है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था तो 1906 ईस्वी में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ और इस स्थापना में वार्षिक अधिवेशन भी होता था मुस्लिम लीगों में कि वार्षिक अधिवेशन होगा। एक वार्षिक अधिवेशन मुस्लिम लीग का होगा 1908 ईस्वी में वार्षिक अधिवेशन। इस वार्षिक अधिवेशन में मुस्लिमों ने अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाया और कहा कि हम लोगों को अलग से चुनाव होना चाहिए। यानी कि मुस्लिमों के लिए अलग से एक पृथक निर्वाचन होना चाहिए। पृथक का मतलब होता है अलग, निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव। तो मुस्लिमों ने कहा कि मुस्लिम के लिए अलग से चुनाव होना चाहिए, जिसमें उम्मीदवार भी मुस्लिम होंगे और मतदाता भी मुस्लिम होंगे। क्योंकि आपको बता दिए हैं, जब आप लोग इसके पहला वीडियो जब देखे होंगे उसमें बताए थे कि निर्वाचन दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष निर्वाचन, एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, अगर नहीं देखे होंगे तो पिछला वीडियो जा करके आप देख सकते हैं। यानी तो यहाँ भी समझ लीजिए, पृथक का मतलब होता है अलग, निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव। यानी कि अलग चुनाव की प्रक्रिया मुस्लिमों का भी होना चाहिए। यानी कि मुस्लिम लोगों को भी अधिकार मिलना चाहिए कि मुस्लिम अपना उम्मीदवार उतारे और मुस्लिम ही मतदाता उसको वोट दें। ठीक है, तो 1909 का जब भारत शासन अधिनियम आया तो 1908 ईस्वी में जो मुस्लिम ने मांग किया था अंग्रेजों से कि पृथक निर्वाचन होना चाहिए, तो 1909 के भारत शासन अधिनियम में अंग्रेजों ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया। तो चलिए प्रमुख विशेषता पढ़ते हैं एक एक करके। एक नंबर में विशेषता क्या था तो मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। मुसलमानों को क्या दे दिया गया तो पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया। तो मुस्लिम लीग के कौन सा अधिवेशन में तो वार्षिक अधिवेशन 1908 ईस्वी में हुआ, उसी में यह मांग किया गया था मुसलमानों के द्वारा। इसलिए जो है ना भारत शासन अधिनियम जब 1909 आया उसमें अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया, जिसमें उम्मीदवार भी मुस्लिम रहेंगे और मतदाता भी मुस्लिम रहेंगे। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरा चलिए दोस्तों 2 नंबर पॉइंट हम देखते हैं।
1892 ईस्वी में जब आप लोगों को भारत शासन अधिनियम पढ़ाए थे, उसमें आपको बताए थे कि जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं, इनको प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन जब 1909 ईस्वी का जब भारत शासन अधिनियम आया, उसमें कहा गया कि अब जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं, अब पूरक प्रश्न भी कर सकते हैं। यानी कि पूरा प्रश्न, पूरक का मतलब होता है पूरा प्रश्न अब कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट क्या है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया, और दूसरा पॉइंट क्या है कि विधान परिषद के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया। समझ में आया? चलिए तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तो आपको पता है कि 1892 का जब भारत परिषद अधिनियम आया, उसमें यह भी बताया गया था कि जो विधान परिषद के सदस्य उनको बजट पर बोलने का अधिकार था। बजट पर बोलने का अधिकार था, लेकिन इसमें मतदान करने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब 1909 का जब भारत शासन अधिनियम आया, इसमें विधान परिषद के सदस्यों को बोलने के साथ साथ, क्योंकि बोलने का अधिकार तो पहले ही तो दिया गया था 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत, लेकिन जब 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया, कहा गया कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं, बोलने के तो अधिकार है ही, अब इनको मतदान करने का भी अधिकार दिया जाएगा। मतदान करने का भी अधिकार अब इनको दिया जाएगा। और 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत विधान परिषद के सदस्यों को मतदान करने का भी अधिकार दे दिया गया। 3 पॉइंट समझ में आ गया। चलिए चौथा पॉइंट हम देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, तो वायसराय जो थे, वायसराय, अब वायसराय है तो भाई उनका काम को करने वाले बहुत सारे लोग होंगे। तो वायसराय के जो कार्यकारिणी परिषद थी, कार्यकारिणी परिषद जो थी, कार्यकारिणी परिषद में कहा गया कि अब इसमें जो है ना, भारतीयों को भी अब शामिल किया जाएगा। ठीक है। और पहला भारतीय सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हुए, जो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल हुए थे। तो आपसे क्वेश्चन करेगा कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया, कौन से भारत शासन अधिनियम, तो 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत किसको शामिल किया गया था, तो सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आपको समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप लोग को जो है ना वीडियो समय समय से आप लोग को नोटिफिकेशन वीडियो का मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।